नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना से वाकिफ कराने जा रहा हूं जिसे सुन के आपकी दिल दहल उठेगी, आपकी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है और हम मुंबई से नजदीकी एक वसई गांव बीच को देखते हैं जहां पर लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग की नजर एक बैग पे पड़ती है जो कि लहरों के साथ बह के किनारे में आई हुई थी। अब लोगों को डाउट होता है, इसलिए वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब जब पुलिस वहां पे पहुंचती है और उस बैग को ओपन करती है तो वह देख के हक्के बक्के सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उस बैग के अंदर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी जिसकी सर गायब थी। अब पुलिस वाले वहां पे जांच पड़ताल करने लगते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। वह सर को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं और साथ ही उस लाश की आइडेंटिफिकेशन ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, क्योंकि अब पोस्टमार्टम के बाद ही आगे का इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। इस बीच पुलिस वाले उस लाश की फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज देती है ताकि कहीं से उस लाश की पहचान हो सके। पर निराशा के अलावा पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अब पुलिस भी परेशान हो गई थी कि आखिरकार इस केस को कैसे सुलझाया जाए और कैसे कहीं से इसकी लीड मिले। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ भी पता नहीं चल पाता है सिवाय इसके कि उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। और मेहंदी के स्टाइल से और कपड़ा पहनने के स्टाइल से पुलिस वालों यह अनुमान लगा। इसके अलावा पुलिस के पास अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। छानबीन करते करते पुलिस को काफी समय बीत जाता है, यानी 26 जुलाई 2021 को पुलिस को यह लाश मिली थी और अब लगभग 6 महीने का टाइम बीत चुका था, मगर पुलिस अभी तक अपने केस, अपने इन्वेस्टिगेशन में आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब साल भी बीत जाता है और 2022 आ जाता है और अभी तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। अब कहीं से कुछ भी क्लू ना मिलने की वजह से यह केस आगे नहीं बढ़ पाता है और उस विक्टिम की सारा सामान और उसका डीएनए को प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। पुलिस उस लाश को मुंबई के कब्रिस्तान में मुस्लिम रीति रिवाज से दफना देते हैं। अब लगभग 14 महीने के बाद पुलिस स्टेशन में आता है एक आदमी जो रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी भतीजी जिसका नाम सानिया है वो पिछले 14 महीने से घर से गायब है, हमें उसका कोई पता नहीं लग रहा है। वह अपने आप को सानिया का चाचा बताता है जो कर्नाटक के बेलगांव से आए हुए हैं। अब पुलिस उनसे पूछते हैं कि आपकी भतीजी को लापता हुए लगभग 14 महीने का टाइम बीत गया है और अभी आप आ रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और आपकी भतीजी मुंबई में क्या कर रहे थे। अब पुलिस तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं उनसे। सानिया के चाचा बताते हैं कि सानिया अनाथ है और मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सानिया के चाचा ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी और वह बताते हैं कि साल 2017 में उन्होंने सानिया की शादी मुंबई के नाला सफारा में रहने वाले आसिफ शेख से करवाई थी और उस समय आसिफ सऊदी अरब में नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि सानिया और आसिफ की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उन दोनों की सहमति से हुई थी। वह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे शादी से और फिर 2019 में सानिया ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम अमायरा रखा था। सानिया के चाचा जावेद ने पुलिस को आगे बताया कि अक्सर अपनी बेटी सानिया से हमारी बात होती रहती थी, लेकिन अचानक से उसने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था और फिर कुछ दिन बाद उसका फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। फिर जुलाई 8 2021 को जब सानिया की दादी की मृत्यु हो गई थी तो हमने उस समय भी उसे बताने के लिए फोन किया था, पर तभी भी उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। उन्होंने पुलिस को आगे यह भी बताया कि हमारी कभी भी सानिया के पति आसिफ से बात नहीं होती थी और ना ही वह खुद फोन करके हमसे बात करता था, और जब सानिया फोन नहीं उठा रही थी तो हमने आसिफ को फोन किया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सानिया से मिलने नहीं जा सकते थे। लेकिन जब भी हम आसिफ को फोन करते थे वह कहता था कि रॉन्ग नंबर है। इसके बाद पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद से सानिया के ससुराल का एड्रेस पूछा तो जावेद ने पुलिस को एक और अजीब बात बताई। जावेद शेख ने बताया कि सानिया के ससुराल वाले नाला सोफारा रेजेंसी अपार्टमेंट में रहते थे
वह यह भी बताए कि पुलिस स्टेशन आने से पहले वह अपनी बेटी के ससुराल गए थे। तब उन्हें आसपास के लोगों से पता चला कि आसिफ का परिवार ने यहाँ से अपना घर बार सब बेच के कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। और तो और उनके पड़ोसियों को यह भी पता नहीं था कि वह कहाँ पे गए हैं। अब चाचा जावेद अपने डायरी चेक किए, उन्हें सानिया के सास का नंबर मिल गया। उन्होंने तुरंत उस नंबर पर फोन किया तो सानिया की सास ने फोन उठा लिया। फिर चाचा जावेद ने उनसे बात की और बातों बातों में सानिया की सास ने बताया कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है और अब वह कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। फिर उन्होंने बताया कि मुमरा थाने डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है और वह वहां पे रहते हैं। सानिया की सास ने एक लैंडमार्क भी बताया कि इनके घर के बाहर एक बड़ा सा मैरिज हॉल है। सानिया की ससुराल का पता चलते ही जावेद शेख तुरंत अपने जानने वालों के साथ मुमरा पहुंचते हैं और फिर उस मैरिज हॉल के आसपास पता करते करते यह लोग सानिया के ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां पर इन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है और घर पर सानिया के सास ससुर, उसका देवर आसिन और पति आसिफ के साथ साथ बेटी अमायरा भी थी। यानी सभी लोग मौजूद थे, लेकिन सानिया वहां पे मौजूद नहीं थी। तभी जावेद शेख ने आसिफ से पूछा कि सानिया कहाँ है, उसको बुलाओ। तो इस पर आसिफ ने उन्हें एक अजीब कहानी सुनाई। उसने बताया कि जुलाई 2021 में एक दिन वह सुबह सो के उठे तो उनको एक लेटर मिला था। वह लेटर चाचा जावेद को थमाते हुए कहते हैं कि सानिया अपने आशिक के साथ भाग गई है और यह सेम चीज उस लेटर में लिखा हुआ था। वह लेटर को पढ़ के चाचा जावेद को बहुत बुरा लगता है, उनका दिल टूट जाता है और वह वापस लौट आते हैं जहां पे अपने होटल में ठहरे हुए थे। अब उनका मन नहीं मान रहा था कि सानिया कुछ ऐसा कर सकती है, क्योंकि उनको अपने परवरिश पर पूरा भरोसा था और वह यह भी जानते थे कि वह अपनी बेटी अमायरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वह अपनी बेटी से बेहद ही ज्यादा प्यार करती थी। इन्हीं चीजों को लेकर चाचा जावेद 2-3 दिन तक सोचते रहे और फिर फाइनली 29 अगस्त 2022 को वह मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे कंप्लेन फाइल कराने के लिए। पर यहाँ की पुलिस ने उनसे कहा कि आपकी बेटी नाला सुफारा से गायब हुई है, तो आपको वहीं पर जाके कंप्लेन लॉक करवाना चाहिए। उसी दिन जावेद शेख नाला सुपारा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां की पुलिस सानिया शेख की मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है और तुरंत ही छानबीन शुरू कर देती है। अब रिपोर्ट लिखवाने के बाद चाचा जावेद अपने घर चले आते हैं और फिर पुलिस ने जावेद शेख की बातों पर विश्वास करते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देते हैं और आसपास के थानों में सूचना दे दी कि जुलाई 2021 या फिर इसके बाद के जितने भी केस है, यानी जिसमें किसी की लाश मिली हो, उसका पहचान ना हुआ हो, अगर ऐसा कोई केस है तो उसकी फाइल हमें भेज दे। और फिर 26 जुलाई 2021 को वसई के बीच से मिली उस सरकटी लाश का केस सामने आता है और इत्तेफाक से यह भी एक मृतक महिला थी और उसकी कदकाठी सानिया के कदकाठी से मेल खा रही थी। और अगले दिन पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद को थाने में बुलाया और उनको उस शव की तस्वीरें और वह मेहंदी के डिजाइन, इसके अलावा और भी कई चीजें दिखाई। जावेद शेख उस शव के कपड़ों से तुरंत पहचान जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह इनकी बेटी सानिया जैसी लग रही है, क्योंकि वह भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। क्योंकि सानिया जब कभी कभार अपनी बेटी अमायरा को दिखाने के लिए वीडियो कॉल करती थी, तब उस समय जावेद शेख ने सानिया को ऐसे कपड़े पहने हुए देखा था। इसके बाद सानिया के ससुराल वालों को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उनको फोटोज दिखाई जाती है, लेकिन वह लोग उस सब को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और वह लोग इसी बात पे अड़े रहते हैं कि सानिया तो किसी के साथ भाग गई है। और उनका इस बात पर विश्वास करने की वजह थी वह लेटर जो आसिफ को मिला था। फिर पुलिस उस लेटर को आसिफ से ले लेती है और उसे जांच के लिए भेज दिया गया। हालांकि सानिया के ससुराल वाले अब थोड़े थोड़े घबराए हुए लग रहे थे और उस दिन उन्हें उस धड़ की फोटो दिखाने के बाद घर भेज दिया गया। जावेद शेख से थोड़ी और पूछताछ की जाती है कि क्या आपको सानिया के ससुराल वालों पर कोई शक है और अगर है तो क्यों। सानिया के चाचा जावेद ने कहा कि शादी के शुरू शुरू में तो दहेज को लेकर घर में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी और फिर समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन जब अमायरा पैदा हुई थी तो उस बच्ची को लेकर सानिया और उसके ससुराल वालों में कुछ मनमुटाव चल रहा था। लेकिन सानिया ने कभी भी खुलकर इस बारे में अपने चाचा जावेद शेख को कुछ नहीं बताया था, इसलिए उन्हें इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। और जो लाश वसई के बीच से मिली थी, केवल कह देने भर से वह सानिया की नहीं हो जाएगी।
क्योंकि उसको कोर्ट में साबित भी करना पड़ता है और उसके लिए चाहिए पुख्ता सबूत, जो कि पुलिस के पास अभी तक कुछ भी नहीं था। फिर पुलिस ने डीएनए जांच के लिए सानिया के पति आसिफ और उसकी 3.5 साल की बेटी अमायरा के ब्लड सैंपल को ले लेती है, और वह लाश की तो डीएनए पहले से ही प्रिजर्व करके रखे थे। अब इसके बाद उन तीनों का डीएनए एक दूसरे से मैच करके देखा जाता है। आसिफ शेख का डीएनए उसकी बेटी से मैच किया जाता है तो वह मैच हो जाता है, और उस सरकटी लाश का डीएनए आसिफ की बेटी अमायरा से मैच कराया जाता है तो अमायरा का डीएनए उस लाश से मैच हो जाता है। अब इससे यह तो साफ हो गया था कि वह लाश अमायरा की मां यानी सानिया की है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत 15 सितंबर 2022 को आसिफ शेख को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो आसिफ पुलिस को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो आसिफ टूट जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही अपनी पत्नी सानिया शेख की हत्या की है। और वह लेटर भी आसिफ ने लिखा था, क्योंकि वह हैंड राइटिंग भी आसिफ की ही थी, ना कि सानिया की। हालांकि कुछ रिपोर्ट के अनुसार आसिफ ने बताया था कि उसने यह कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उसको शक था कि उसकी पत्नी सानिया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन एक और रिपोर्ट में यह चलता है कि आसिफ का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर था, और यह बात सानिया को पता चल गया था, और सानिया को रास्ता से हटाने के बाद ही वह दोनों शादी कर सकते थे, इसलिए आसिफ ने उसकी हत्या कर दी थी। आसिफ ने यह भी बताया कि इस हत्या में उसके परिवार वालों का कोई हाथ नहीं है और यह सब उसका ही प्लान था। जांच में यह पाया गया था कि आसिफ की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन आसिफ ने उस लड़की से तलाक ले लिया था क्योंकि उस पहले वाली पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था। अब सवाल यह था कि जब आसिफ ने उस लड़की को तलाक दे दिया था तो फिर सानिया को तलाक क्यों नहीं दे सकता था, और यही सवाल पुलिस के मन में भी उठ रहा था। इसके बाद जब पुलिस ने आसिफ के घर वालों से पूछताछ की तो इस केस में एक और कहानी पुलिस के सामने आई। पूछताछ के दौरान आसिफ के पिता हनीफ और भाई आसिन दोनों ही पुलिस की सख्ती के सामने टूट जाते हैं। वह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आखिरकार उन लोगों ने मिलकर सानिया को मारा है। अब हनीफ बताता है कि उन लोगों ने किस तरह से सानिया को मारा था। दरअसल जिस दिन उन्होंने मारा था उस दिन उनका त्योहार बकरीद चल रहा था। उसके लिए उन्होंने बकरे काटने वाला चाकू तैयार करके रखे थे। इसके बाद आसिफ, आसीन और हनीफ तीनों ने एक बड़े से टब में पानी भर दिया, और बेचारी सानिया जो उनके लिए किचन में खाना बना रही थी, या तीनों हैवान मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे पानी के टब में डाल देते हैं। सानिया उस टब में डूबने लगती है। हाथ पैर बंधे होने के कारण सानिया कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और फिर थोड़ी देर के बाद सानिया ने दम तोड़ दिया। इसके बाद वह तीनों उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन अभी भी उन तीनों को लग रहा था कि शायद सानिया जीवित है। इसके बाद आसिफ ने अपनी पत्नी का गला दबाया और बहुत देर तक दबाए रखा। फिर बकरा काटने वाला चाकू से आसिफ सानिया के सर को धड़ से अलग करने लगता है, लेकिन उस हैवान ने सानिया के गला को अभी भी आधा ही काटा था कि खून को देखकर आसिफ की हालत खराब होने लगती है, और सानिया के ससुर हनीफ ने आसिफ से वह छुरा ले लिया और अपनी बहू के सर को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद सानिया के शव को ठिकाना लगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर से सानिया के कटे हुए सर से बाल काट दिया, और सानिया की होठों के पास एक तिल भी था। उस तिल से भी चेहरे को पहचान की जा सकती थी, इसलिए उन्होंने चाकू से उसे भी साफ कर दिया। यानी अब सानिया के सिर का ऐसा हाल हो गया था कि अगर पुलिस को मिल भी जाए तो पहचान नहीं कर सकते थे, और बिना सर के धड़ की तो पहचान हो ही नहीं सकती थी। और जो सानिया के बाल काटे गए थे उन्हें घर में ही जला दिया जाता है। इसके बाद उसके सर को एक काले रंग के प्लास्टिक बैग में डालकर आसिफ और आसीन बाइक से निकल जाते हैं ठिकाने लगाने के लिए। या दोनों समुद्री खाड़ी के पास जाते हैं और वहां पर उन्होंने सानिया के सर को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र उसे बहाकर कहीं और ले गया। फिर घर आकर आसिफ सानिया के धड़ को एक बैग में पैक कर देते हैं। इसके बाद वह अपनी बहनोई यूसुफ शेख को कॉल करता है, क्योंकि उसका बहनोई मुंबई में एक कैब ड्राइवर था। इसलिए आसिफ ने यूसुफ से फोन पर कहा था कि आप जल्दी से अपनी कैब लेकर घर पर आओ, और यह दोपहर का समय था जब यूसुफ तुरंत आसिफ के घर पर आता है
और उसे भी हत्या के बारे में बताया जाता है। इसके बाद यह लोग लाश से उस भरे बैग को गाड़ी में रखकर वसई बीच पर पहुंच जाते हैं और समुद्र के अंदर जाकर बैग को फेंक देते हैं। उन्होंने सोचा था कि समुद्र उसे बहाकर कहीं दूर ले जाएगा। इसके बाद वह लोग अपने घर आ जाते हैं। फिर उन्होंने घर पर सानिया के खून को साफ किया और जो परिवार बहन के घर पर गया हुआ था उन सबको भी घर वापस बुला लिया गया था और फिर अच्छे अच्छे खाने पकाए गए और शाम के समय उनके घर पर मेहमान भी आते हैं और वह रिलेटिव के सामने ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे इनके घर में कुछ हुआ ही ना हो। इस बयान को सुनने के बाद पुलिस यूसुफ को भी अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस पूरे परिवार ने मिलकर सानिया के खिलाफ इतनी भयानक साजिश क्यों रची थी और उसकी हत्या का मोटिव क्या था, यानी उसकी हत्या करने का कारण क्या था। दरअसल जब 2017 में सानिया की शादी आसिफ से हुई थी और फिर 2019 में उसकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम अमायरा रखा था। हालांकि कई साल पहले आसिफ की बहन की भी शादी हो चुकी थी लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं था। अमायरा के पैदा होने के पहले से ही उनके घर में यह बात होने लगी थी कि सानिया को जो बच्चा होने वाला है वह बच्चा सानिया आसिफ की बहन को दे देगी और यह बात आसिफ की बहन आसिफ को बताई भी थी। आसिफ तो अपनी बहन की बात को मान लेता है लेकिन सानिया को जब यह बात पता चली तो वह इसका विरोध करती है। लेकिन उस समय आसिफ फिर से सऊदी अरब चला गया और इधर सानिया अकेले ही पूरी परिवार से लड़ती रही। वह अपना बच्चा किसी को नहीं देगी। सानिया का कहना था कि यह उसका पहला बच्चा है, अगर यह दूसरा भी बच्चा होता तो वह अपने बच्चे को किसी को भी नहीं देती। सानिया का कहना था कि वह लोग किसी अनाथ आश्रम जाकर बच्चा गोद ले सकते हैं, इससे किसी अनाथ का भला भी हो जाएगा। लेकिन आसिफ की बहन की भी ये जिद थी, सानिया की बेटी अमायरा ही चाहिए। और फिर एक दिन किसी बात को लेकर सानिया के ससुर ने उसे बहुत मारा पीटा, जिसके बाद सानिया पुलिस स्टेशन जाने वाली थी लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर कंप्लेन नहीं करवाती है। उसके बाद 2020 में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लग गया था जिसके वजह से आसिफ सऊदी अरब में ही फंस गया था। लेकिन फिर 2021 के शुरुआती दिनों में किसी तरह से आसिफ भारत आता है। अब आसिफ भी यह ठान के आया था कि हम अमायरा को उसकी बुआ को ही दे देंगे और इसी बात को लेकर घर में झगड़ा बढ़ता गया। यानी अब पूरा घर एक तरफ हो गया था और सानिया अकेले बच गई थी। सानिया अपनी बेटी के लिए एक तरफ थी और तो और ससुराल वालों ने सानिया को मना कर रखा था कि वह अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट ना रखे और इसी वजह से सानिया अपने घर वालों का फोन उठाना बंद कर दी थी। इसके बाद 21 जुलाई को सानिया की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सानिया का फोन भी हमेशा के लिए स्विच ऑफ कर दिया गया था और हत्या के 5 दिन बाद वह बैग वसई बीच के किनारे पर आता है और फिर सानिया के चाचा जावेद शेख ने करीब 1 साल के बाद सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। हालांकि पुलिस इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए चाकू और सानिया के सिर को बरामद करने में नाकामयाब रहे। तो दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही सनसनी रिपोर्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।